नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। दिन भर की ढेर सारी खबरों के बीच हर किसी की निगाह होती है सियासी हलचलों पर। जब तक देश दुनिया की रंग बिरंगी खबरों के साथ सियासत की खबरें ना मिले, तब तक जानकारी कुछ अधूरी सी रहती है। तो सियासत के बिखरे रंगों को समेट हम करेंगे बात कभी बयानों से उपजी आफत की, तो कभी जनता को सरकार से मिलने वाली राहत की, सवालों की, जवाबों की, छिपी सियासी हसरत और चाहतों की। अब बात होगी सियासत की। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान का आगाज किया। लगातार धान खरीदी केंद्रों के दौरे के बाद कांग्रेस गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है। दूसरी ओर भाजपा के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि मिलिंग की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो सकी है। आखिर धान खरीदी के मुद्दे पर क्यों मचा है प्रदेश में सियासी बवाल, जानिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश में इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन प्रदेश में अब तक महज 26 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी ही की जा सकी है। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार धान खरीदी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने लगातार प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया। दौरे के बाद पूर्व पीसीसी चीफ धीरेन्द्र साहू ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। पहले तो धान खरीदी के लिए टोकन नहीं मिल रहा था। ऐप में किसानों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब 15 जनवरी तक टोकन बुक दिखाया जा रहा है। ऐसे में किसान आखिर अपना धान कहां बेचेंगे? पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। उनका आरोप है कि धान खरीदी के दौरान किसानों से अधिक धान की तौलाई की जा रही है। टोकन और बारदाने को लेकर भी किसान परेशान है। कांग्रेस के नेता जहां धान खरीदी को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं, वहीं भाजपा के नेता अजय चंद्राकर इससे लेकर पलटवार करते नजर आए। हालांकि वे स्वीकार करते हैं कि अभी धान का मिलिंग प्रारंभ नहीं हो पाया है, लेकिन जल्द ही मिलिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तब से सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन इस साल जो है सबसे बदतर व्यवस्था जो है ना धान खरीदी की इस साल हो रहा है। पूरी तरह से सरकार सारी पॉलिसी को बदल दिया है, टोकन सिस्टम को बदल दिया। आज लोग टोकन के लिए भटक रहे हैं। आज जो अनपढ़ किसान हो क्या जाने ऑनलाइन 100% ऑनलाइन कर दिया था। जब कांग्रेस पार्टी ने इस पर आवाज उठाई तो जाकर के 40-60 का रेशियो दिया। अब जाकर के हम लोग देख रहे हैं कि वो एक दिन में पूरा 23 जनवरी तक का टोकन काट दिया है चंद मिनटों में। तो किसान आखिर जाएंगे कहाँ? आज उनका धान नहीं बिक पा रहा है, इस बात की चिंता हो रही है। और दूसरी बात ये कि ज्यादा तौला जा रहा है सोसाइटियों में, धान कम खरीदी की जा रही है। 21 कुंटल की बात हुई और 20 कुंटल 40 किलो खरीद रहे हैं। 3100 रुपया पेमेंट देने की बात कहे थे, आज 2300 रुपया पेमेंट दे रहे हैं। सोसाइटी में धान रखने को जगह नहीं, कस्टम मिलिंग के लिए धान नहीं उठ रहा है। सारी सोसाइटी जो है जगह भर गया है। तो ये सारी अव्यवस्था जो है पूरे प्रदेश में वही है। जो कमियों में जो देखने को मिला, तो जो तौल था वो 40.7 किलो लेने की बात थी, 40 किलो धान की और 700 ग्राम बोरे का वजन। तो इसमें एवरेज सामान्य रूप से जितने बोरे हम लोगों ने तौले, तो 2 केंद्रों में तो 40.8 ये थोड़ा सा ज्यादा था। और बिलाईगढ़ में जहां जाके तौल करके देखा था वहां 48 किलो था। तो धान ज्यादा लिया जा रहा है, ऐसा दिख रहा था। सूक्ति की भी जो बात है, तो धान के किस्म को और उसका मूल्यांकन करके ही लिया जा रहा है। तो उसमें एक एक्स्ट्रा धान लेने की बात नहीं आनी चाहिए। इसको शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर 40 किलो 700 ग्राम कहा गया है तो 40 किलो 700 ग्राम ही किसान से लिया जाए, ना कि 40 किलो 800 ग्राम या 48 किलो। कोई गंभीर बात वो नहीं बता सके। यात्रा की धान खरीदी भुगतान सुचारू रूप से चल रहा है। बताते भाई इतने में कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। हाँ, एक बात है कि अभी मिलिंग शुरू नहीं हुई है, तो वो गतिरोध भी दूर कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है, जिसमें वार पलटवार का दौर भी जारी है। लेकिन इसी बीच कई मसलों को लेकर किसान परेशान भी हैं।
ऐसे में सियासी वार पलटवार से इतर किसानों को धान बेचने में असुविधा का सामना न करना पड़े, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तभी किसानों को उनके अथक परिश्रम की कमाई मिल सकेगी, जिसके लिए सरकार भी पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है, क्योंकि खुद प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि किसान भाइयों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। BSTV के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में अब शहरी फॉर्मूला लागू होगा। इस फॉर्मूले के तहत जनता को सीधे जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए सरकार संबंधित अधिनियम में बदलाव करने जा रही है। देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। पंचायत चुनावों में शहरी फॉर्मूला, जनता को मिलेगा अध्यक्ष चुनने का अधिकार। महापौर की तरह सीधे जनता चुनेगी अध्यक्ष। सरकार ने संशोधन प्रस्ताव किया तैयार। अभी निर्वाचित सदस्य ही अध्यक्ष को चुनते हैं। मध्य प्रदेश सरकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत चुनाव में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत जिला और जनपद पंचायत अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता से कराए जाने का प्रस्ताव है। जैसे शहरी परिदृश्य में महापौर का चुनाव होता है, वर्तमान में अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से चुने जाते हैं, जिससे प्रलोभन और दबाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पंचायत चुनाव वैसे तो गैर दलीय आधार पर होते हैं, इसके बावजूद इन चुनावों में राजनीतिक दलों का पूरा दखल होता है। जिस दल की सदस्य संख्या अधिक होती है, उसका समर्थित व्यक्ति ही अध्यक्ष बन जाता है। जिन निकायों में एक दल के समर्थकों का बहुमत नहीं होता है, वहां सदस्यों को प्रलोभन दिए जाने के साथ साथ धमकाने की शिकायतें भी सामने आती हैं। इसे देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पंचायत राज संचालनालय ने अन्य राज्यों के प्रावधानों की जानकारी मंगाई है, ताकि उनका अध्ययन करके अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया जा सके। बीजेपी का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। नए प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है। इसी नवाचार के तहत पंचायत चुनाव पर भी मंथन किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। सरकार का पूर्णतः प्रयास है कि लोकतंत्र को जितना ज़्यादा हो सके पारदर्शी बनाया जाए और प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो एक परंपरा है, जिसके माध्यम से लोकप्रिय जनप्रतिनिधि चुन करके आए और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को और सशक्त करने के उद्देश्य के साथ, जनता की मनोभावना का सम्मान करने के उद्देश्य के साथ इस प्रकार के परिवर्तन की ओर सरकार विचार कर रही है। उसके जो प्रोज एंड कॉन है, उस पर अभी चर्चा के स्तर पर यह बातचीत है। आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा कि नए तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी प्रशासनिक पंचायती व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे और उसको ज़्यादा जनहितैषी बनाने के लिए, जन सरोकार से ज़्यादा जुड़ाव रखने के लिए जो भी उसमें आवश्यक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता होगी वह किए जाएंगे। प्रदेश में 52 जिले, 313 जनपद पंचायत। हर जिला पंचायत में औसत 15 तक सदस्य होते हैं। वर्तमान व्यवस्था में सदस्यों का चुनाव होता है। निर्वाचन के बाद सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। पंचायत चुनाव में ये देखा जा रहा है कि जिस निकाय में जिस दल का बहुमत हुआ, उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन गया। जहां बहुमत की स्थिति नहीं बनी, वहां ठीक वैसा ही हुआ जैसा जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में होता है। फिलहाल सरकार नगरीय निकाय तो नहीं, पर पंचायत चुनाव की व्यवस्था में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है। विधानसभा के 16 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को नहीं लाया जाएगा। अभी पंचायत संचालनालय इस पर मंथन और अध्ययन कर रहा है। विभाग और सरकार की मंजूरी के बाद ही इसे विधानसभा के पटल पर संशोधन प्रस्ताव के तौर पर रखा जाएगा। कांग्रेस ने सरकार के इस तरह की पहल की तारीफ की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। एक साल में प्रदेश की जनता से जुड़ी व्यवस्थाओं को चौपट किया गया है। जैसे आपकी सरकार आपके द्वार सरपंच को अधिकार मिले, जनपद पंचायत को अधिकार मिले, जिला पंचायत को अधिकार मिले, उसे मंत्रियों के बल्ला भवन के चक्कर न काटने पड़े, तो जनता को और सहूलियत होगी। मैं ये समझता हूँ, मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन ये पंचायती राज को पूरी तौर पर कायम करें। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह के मैं समझता हूँ घोषणाएं कर देना, बयान दे देना काफ़ी नहीं है।
मध्य प्रदेश में सबसे पहले महापौर की चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की शुरुआत हुई। अब पंचायत चुनाव में भी इसी फॉर्मूले को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। अभी ये प्राथमिक चरण में है। तमाम स्तर के मंथन के बाद ही इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। सरकार की पहल के बाद संबंधित विभाग ने इस पर अध्ययन करना भी शुरू कर दिया है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। सरकार का फोकस किसान, महिला, युवा और गरीब पर है। बीजेपी कैसे इस पर्व को मनाएगी, जानने के लिए देखिए भोपाल से हमारी ये रिपोर्ट। सरकार का 1 साल बेमिसाल, जन कल्याण पर्व मनाएगी मोहन सरकार। सरकार ने मंत्रियों को दी जिम्मेदारी, किसान, महिला, युवा, गरीब पर फोकस। जनता के बीच उत्सव मनाएगी सरकार। कांग्रेस ने 1 साल पर उठाए सवाल। मोहन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार ने 11 से 26 दिसंबर के बीच जन कल्याण पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। एक पखवाड़े तक मनाए जाने वाले जन कल्याण पर्व के आयोजन के लिए मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का प्रदेश में 1 साल पूरा हो गया है। जन कल्याण पर्व के दौरान सभी जिलों में महिला, किसान, युवा और गरीब कल्याण समेत विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को युवाओं से जुड़ी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह किसानों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना को बनाया गया है। वहीं जन कल्याण पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम में गरीब कल्याण से जुड़ी समिति का अध्यक्ष पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल को सौंपा गया है, जबकि महिलाओं से जुड़ी समिति का अध्यक्ष महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया को बनाया गया है। 1 साल पूरे होने पर सरकार हमारी एक अभियान के तहत जिन 4 वर्गों की प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि तमाम तरीके के आपसी, जातिगत, सांप्रदायिक, अन्य प्रकार के मतभेदों को भुला करके हमें देश को विकसित बनाने के लिए 4 प्रमुख वर्गों को केंद्र में रखना होगा, जिसमें एक वर्ग युवाओं का है, महिलाओं का है और गरीबों का है, और इसके साथ ही साथ एक वर्ग किसानों का है। तो इन चारों ही वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार एक विशेष अभियान के तहत आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि उनकी समस्याओं का निराकरण करेगी और अपनी जो योजनाएं हैं उसकी लास्ट माइल डिलीवरी इंश्योर करने के लिए इस पूरे पखवाड़े में हम प्रयास करेंगे। तो यह अपने आप में दिखाता है कि कितनी सजगता के साथ हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारें मुख्यमंत्री जी के मध्य प्रदेश में नेतृत्व में पूरी तरीके से जन कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी। डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। बतौर सीएम मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री बनने के साथ मोहन यादव ने कई बड़े फैसले किए। कोई भी योजना को बंद नहीं किया, सभी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। लाडली बहना की राशि भी बढ़ाने का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, प्रदेश के विकास को गति देने के लिए विदेश से लाखों करोड़ों के निवेश भी लेकर आए हैं। साथ ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए संभाग स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। नवकरणीय एनर्जी को लेकर भी तेजी से काम किया जा रहा है। हर क्षेत्र में कैसे विकास संभव हो सके, इस कार्य योजना पर भी काम किया जा रहा है। 1 साल में मोहन सरकार की कई उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों पर अब विपक्ष निशाना साध रहा है। मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार 1 साल में घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं कर पाई है। आज किसान, युवा, महिला, गरीब परेशान है। प्रदेश की जनता सरकार को नकारने के लिए तैयार बैठी है। निरंकुश शासन है, हिटलर सही चल रही है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन सिंगल इंजन चल रहा मोदी का। और जितने भी मुख्यमंत्री बनते हैं ये सब रबर स्टाम्प है पूरे देश के अंदर, और नाम के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। मोहन सरकार के 1 साल के कामकाज को जनता के बीच पेश किया जाएगा। जन कल्याण पर्व के जरिए जनता को सरकार के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। सभी वर्गों का विकास कैसे हो, इस पर भी फोकस रहेगा। आने वाले 1 साल का रोड मैप भी सरकार ने तैयार किया है। जो संकल्प पत्र में वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं सियासत की। सिवनी से बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन इन दिनों चर्चा में है। वजह है उन पर लगे गंभीर आरोप। दरअसल मुनमुन और उनके समर्थकों पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों और निजी कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट के आरोप लगे हैं। हालांकि विधायक ने पूरे मामले से इनकार करते हुए इसे छवि धूमिल करने के आरोपों से जोड़ा। मामले पर सियासत भी हो रही है। पूरे मामले को इस खास रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। सिवनी में पेच परियोजना के तहत किसानों का सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन भी किसानों के समर्थन में उतरे और अधिकारियों से बात की। इस दौरान मुनमुन की अधिकारियों से कहासुनी हुई, जहां अधिकारियों ने विधायक पर मारपीट का आरोप लगाया। किसानों की समस्या से शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी गलियारों तक पहुंच गया है, जिसे लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। दरअसल सिवनी में पेच परियोजना के तहत इरिगेशन के जरिए किसानों को खेती के लिए पानी मिलने की योजना बनाई गई थी, पर यह योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है। कारण किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा, जिसे लेकर अन्नदाता लगातार आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान किसानों के साथ भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन भी शामिल हुए। इसी दौरान उनकी अधिकारियों से बातचीत हुई, जिसमें जमकर कहासुनी हुई। फिर क्या, अधिकारियों ने भी आरोप लगा दिया कि भाजपा विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मारपीट की है। इसे लेकर एक आवेदन भी सामने आया है, जिसमें दिनेश राय मुनमुन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ एसडीओ, मजदूर और प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। शिकायत में ये भी आरोप है कि अपशब्दों का उपयोग और जान से मारने की धमकी दी गई है। इसे लेकर चीफ इंजीनियर ने विधायक और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कहा कि सिंचाई विभाग की लापरवाही है, किसान को लेकर कलेक्टर से बात करेंगे। मुनमुन ने कहा कि किसानों ने मान लिया है कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार मचा के रखा है, इनके कारण ही हमारी सरकार को बदनामी मिल रही है, हमारे मंत्री की बदनामी हो रही है। वहीं अब कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि भाजपा विधायक ने समर्थकों के साथ अफसर मजदूरों को जमकर पीटा है। नहर निर्माण का काम चल रहा था, इस दौरान वाहनों के शीशे भी तोड़े गए। घटना बुधवार दोपहर 3 बजे के बाद की बताई जा रही है। दरअसल पेच डायवर्जन परियोजना के तहत नहर पर मरम्मत का काम चल रहा था। नहर में 1 हफ्ते बाद सिंचाई का पानी छोड़ा जाना था। इसके पहले ही पानी न मिलने पर विधायक और किसान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से नाराजगी जाहिर कर चुके थे। बुधवार को इसे लेकर आक्रोश रैली भी निकाली गई थी। रैली के बाद विधायक और उनके 100 से ज्यादा समर्थक निर्माण स्थल पर पहुंचे थे, जहां मुख्य अभियंता ए.के. डहरिया को मौके पर बुलाने और फोन लगाने को कहा गया, लेकिन अफसर ने फोन नहीं लगाया। बस फिर क्या था, इसी पर विवाद बढ़ा। इसे लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर मयंक कुलश्रेष्ठ ने बताया कि एसडीओ को लात घूंसे से पीटा गया, मजदूरों को भी लाठी डंडों से मारा गया। वहीं मुख्य अभियंता ए.के. डहरिया ने घटना को लेकर प्रमुख अभियंता भोपाल को पत्र भेजा है, जिसमें विधायक का नाम शामिल है। वहीं मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने जानकारी जुटाने की बात कही है। चलो उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूँ। वहीं इन आरोपों पर भाजपा विधायक की सफाई सामने आई है। विधायक मुनमुन ने कहा कि किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई है, प्रशासन निष्पक्ष होकर आरोपों की जांच करे। मेरी छवि धूमिल करने के लिए मुझ पर आरोप लगाए गए हैं। हम गए, जाके देखा, वहाँ मात्र 4 लेबर काम कर रहे थे। एक उनकी फ्यूरी मशीन थी और बाकी वहाँ पर ये बताया गया था कि वहाँ 6 फ्यूरी मशीन काम कर रही है, वहाँ 50 लेबर है, 10 डंपर है, पूरा द्रुत गति से काम चल रहा है। तो वो झूठ बोलने के कारण किसान आक्रोशित होगा कि सी हमेशा झूठ बोलता है। अगर ये समय पे काम कर देता तो हमारे किसानों को पानी, उसको लेकर किसान थोड़े आक्रोशित हुए, थोड़ा सा जोर से बोला तो उसको लेकर जो भाग गए, दोनों भाग गए। कोई लेबरों से कोई झूमा झपटी नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ अशोक डहरिया खुद ठेकेदार 40-50% का मेंटेनर कंपनी का पार्टनर है। इतना घटिया काम है जिसको मैं लगातार 25 बार विधानसभा उठा। अब मामला जब भारतीय जनता पार्टी विधायक से जुड़ा हो तो इस पर सियासत ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। गुंडागर्दी मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी के नेता अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं। डबल इंजन नहीं बल्कि एक ही इंजन की सरकार चल रही है। देखिए, आप समझते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव
का दुरुपयोग कर रहे हैं इनके कार्यकर्ता। कई ऐसी घटना है पूरे प्रदेश के अंदर। रतलाम के एसपी को हटाया गया था, यही एक इसी घटना में कि वहाँ के एबीवीपी के कार्यकर्ता के साथ स्थिति क्या बनी थी। तो निरंकुश शासन है, हिटलर सही चल रही है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन सिंगल इंजन चल रहा। माननीयों का काम है पहचान या व्यवहार। शब्द थोड़ा तल्ख है, लेकिन कई बार माननीयों का व्यवहार गुंडों जैसा नजर आने लगता है, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों। अव्वल तो मौजूदा दौर में ये संभव नहीं है कि कोई अधिकारी सत्तारूढ़ दल के एमएलए की ना सुने। यदि नहीं भी सुना तो क्या पीटना ही एकमात्र विकल्प है, जैसा कि आरोपों में सामने आया है। वहीं उनका ये शक्ति प्रदर्शन स्वभावगत है या वे कोई संदेश इलाके की जनता अपने नेतृत्व और ब्यूरोक्रेसी को देना चाहते हैं। बाकी जिस तरह के आरोप विधायक और उनके समर्थकों पर लगाए गए हैं वो काफी गंभीर है। हालांकि विधायक कह रहे हैं कि उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे मामले में सच्चा और झूठा कौन है ये तो जांच में ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि क्षेत्र में विधायक और अधिकारियों के बीच की तनातनी ने भोपाल में भी सियासत को गर्म जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। हिंदू राष्ट्र, वर्ण भेद, सनातन के मान पर क्या संतों में ही एकजुटता नहीं दिख रही है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ आए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने बाबा बागेश्वर की सनातन एकता वाली बात पर सवाल खड़े कर दिए। बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर बाबा बागेश्वर का सपना कैसे पूरा होगा? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। सात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। सात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हम हिंदू हैं भाई भाई, जात पात की करो विदाई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान के साथ कई सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में हिंदू एकता को लेकर बड़ी पदयात्रा की, जिसमें उनके इसी बयान की चर्चा चारों ओर हो रही है। संतों के बीच में भी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि भारत देश में जाति, संस्कृति, परंपरा, वर्ण भेद, सनातन संपत्ति को कोई आंक नहीं सकता है। फिर भी कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। जाति व्यवस्था हिंदुओं को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं इसकी उत्पत्ति सृष्टि के हिंदू देवता ब्रह्मा से हुई। ऐसा माना जाता है कि भारत में मुख्य जातियों में लगभग 3000 जातियों में और 25,000 उपजातियों में से विभाजित किया गया था। इनमें से प्रत्येक को उनके विशिष्ट कार्य के आधार पर विभाजित किया गया था। इन आंकड़ों में थोड़ा मोड़ा फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन खुद सोचिए कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन्हीं सभी जाति और वर्णभेदों को एक साथ लाना चाहते हैं। क्या ये पूरी की पूरी संस्कृति को बदलने जैसा नहीं है? खैर, इसी विषय पर देश की सियासत भी अपनी राजनीति करने में लगी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इसी बयान पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। बीजेपी कह रही है कि निश्चित रूप से जात पात नहीं होना चाहिए, सभी को मिलकर हिंदू सनातन धर्म के लिए काम करना चाहिए। सभी धर्म गुरुओं को इसकी चिंता है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर नहीं चलाना चाहिए। देखिए, सभी साधु संतों की बात शिरोधार्य है, पर निश्चित रूप से जात पात तो नहीं होना चाहिए। सब मिलकर और हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म के लिए काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से आदत रहा है कि वह दूसरे के कंधे में रख के बंदूक चलाती है। अपने पुरुषार्थ पे भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार पे नहीं आई है, वो तो दूसरों के दम पे सरकार लाते रही है। ये सियासत की बात है जो कि हर मुद्दे पर हावी हो जाती है। पंडित शास्त्री के बयान पर देश भर के शंकराचार्य तीखा बयान दे रहे। सबसे सख्त अंदाज रायपुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का रहा। उन्होंने कहा कि कोई पदयात्रा करे स्वागत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, ये ठीक नहीं है। वर्ण और आश्रम से हमारी पहचान है, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है? ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें वर्ण आश्रम नहीं होगा वो खतरनाक होगा। जात पात की करो विदाई, तो जात पात जो है वो हिंदू धर्म की पहचान है।
हिंदू धर्म बिना जात पात का नहीं हो सकता है। जब हम किसी से पूछते हैं कि कौन तुम हिंदू हो, तो वो कहता है हाँ मैं हिंदू हूँ, तब तुरंत ही प्रश्न हो जाता है कि तुम किस वर्ण के हो, किस आश्रम के हो। आज हम आपके सामने खड़े हैं तो आप हमको देख रहे हैं कि हम गेरुआ कपड़ा पहने हुए हैं, हमारे हाथ में दंड है, इसका मतलब हम सन्यासी हैं। इससे पता चलता है कि ये हिंदू है। वो अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार ही हमारी पहचान है। वो कहते हैं इसी की विदाई कर दो, तो इसकी विदाई करके कैसे हिंदू धर्म के और सनातन की रक्षा हो सकती है, कैसे हिंदू राष्ट्र हो सकता है। बांग्लादेश में हुए बवाल या कहें हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं की खबरों ने पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की अलग को जगह दिया। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि अगर भारत संविधान के हिसाब से लोकतांत्रिक और संस्कृति परंपरा के हिसाब से पहले से ही हिंदू राष्ट्र हो, तो इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही? हिंदू राष्ट्र, वर्णभेद, सनातन का मान और संतों में घमासान का परिणाम क्या होगा, ये अंदाजा आपको ही लगाना होगा और इस प्रश्न का जवाब आप खुद तलाशिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।